हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति राव एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन 16 है। इससे पहले 15 हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, साथ में उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और हम टारगेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो पाए हमारे जितने भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम हैं उनके अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो हम टैक्सेशन करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आंसर आपको करना होगा, मॉक टेस्ट है, आपको अपना स्कोर बताना होगा। आंसर अपने खुद से आप यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए और पहले आप यहाँ पे आंसर दीजिए, उसके बावजूद आप मेरा आंसर को फॉलो कीजिए। चलिए, फर्स्ट है हमारा जो टैक्सेशन है डिपेंड करता है सिटीजनशिप ऑफ द टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करेगा उसके सिटीजनशिप पे ये डिपेंड करते हैं, या फिर टैक्स पेयर की एज के ऊपर, या फिर उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर, या फिर जेंडर ऑफ द टैक्स पेयर। हमने जो हमारा इनकम टैक्स है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस पर यही डिपेंड करता है कि सबसे पहले जो हम टैक्सेशन करते हैं वो डिपेंड करता है उसके जो हमारा इंडिविजुअल होता है या फिर HUF होता है, सभी की रेजिडेंशियल स्टेटस पे। आई होप एवरीबडी हैज़ गिवन द आंसर। तो इसके एक बार देख लेते क्रक्स क्या क्या है। तो एक रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड किस पे करता है, उसकी मैं यहाँ पे इंडिविजुअल का ओनली एग्जाम्पल लिया है, तो रेजिडेंट पे और उसके नॉन रेजिडेंट की स्टेटस पर। ठीक है, रेजिडेंट में क्या क्या डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसका सेक्शन 6(1) में इसको पूरा मेंशन किया हुआ है, और नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो किस में आता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग एग्जाम में रिपीटेडली ये पूछे गए हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपको ऐसा लगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप कोई भी XYZ कोई भी आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ पे आप अटक जाते हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील होती है कि इसको दोबारा से रिमाइंड करने की ज़रूरत रहेगी मुझे फ्यूचर में, तो उस ऐसे पॉइंट्स को आप अपने नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो ये पॉइंट्स ही आपको हेल्प करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉन जो रेजिडेंट होता है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है ही नहीं। हमारा मेन टारगेट होता है रेजिडेंट जो हमारा है SSC, उसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना, क्या ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो इसके लिए कुछ उसको फॉलो करनी पड़ती है, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। तो वो अगर उनको फुलफिल कर लेता है तो वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। तो बेसिक कंडीशंस कौन कौन से ये देख ले। जो टैक्स पेयर है अगर वो रिसाइडेड है इंडिया में प्रीवियस ईयर में फॉर द 162 डेज, अगर पिछले साल वो 182 डेज रहा है इंडिया के अंदर, तो वो टैक्स पे करेगा इंडिया के अंदर। अगर सेकंड जो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है यहाँ पर, हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, या तो 60 या उससे ज़्यादा कब, प्रीवियस ईयर में या तो 60 डेज रहा है या उससे ज़्यादा, या फिर 365 डेज रहा है या उससे ज़्यादा, कितने, जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 4 साल में। ठीक है, ये उसके बेसिक कंडीशंस होंगी। एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, SSC है, रेजिडेंट रह चुका है इंडिया में या तो 2 इयर्स या उससे ज़्यादा, किसमें, पिछले 10 सालों के अंदर अगर वो कम से कम 2 साल तक इंडिया में रेजिडेंट रहा है तो उसको एज ए हम क्या कहेंगे, उसके एडिशनल कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। उसके बाद है B, SSC हैज़ बीन इन इंडिया 730 डेज और मोर, या तो 730 दिन या फिर उससे ज़्यादा, कितने, ड्यूरिंग में 7 ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल हैं उसके अंदर अगर वो 730 दिन इंडिया के अंदर रहा है तो वो अपने एडिशन कंडीशन को कंप्लीट कर लेगा। तो इनमें से कोई भी अगर वो कंडीशन कंप्लीट करता है तो उसको वो एक तरह से यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा और आपको उसको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हमने एज क्लियर हो चुका है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक जो SSC है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज सेकंड।
कैरिंग द लाइन ऑफ ओनली वन मैन्युफैक्चरर इज नोन एज। क्वेश्चन सेकंड आस्किंग कि अगर आप कोई कैरी कर रहे हो किसकी लाइन, ओनली वन मैन्युफैक्चरर की, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि उसको कहेंगे एक्सक्लूसिव असॉर्टमेंट, ओपन बिड, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर डीप असॉर्टमेंट। सबसे पहले आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन आपके लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी ने भी एक स्टोर ओपन किया और उसने पतंजलि के प्रोडक्ट, ओनली पतंजलि के प्रोडक्ट रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैरिंग द लाइन ऑफ ओनली वन मैन्युफैक्चरर, कि सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसने सिर्फ एक ही, किसी की भी मतलब XYZ कोई भी प्रोड्यूसर है, उसका एक ही केवल एक ही प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट रख रहा है। जैसे बाटा है, बाटा केवल बाटा के ही प्रोडक्ट रखता है। ये पतंजलि वाला है, पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स रखता है। तो केवल एक प्रोड्यूसर के ही, अगर आप जितने उसके प्रोडक्ट होंगे, अगर आप अपने स्टोर में रखकर उसको सेल कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव असॉर्टमेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज थर्ड, हु वॉज द पॉइनर ऑफ हाउथ्रोन स्टडी। जो हमारी हाउथ्रोन स्टडी हुई थी, वो एक्चुअली करी किसने थी? मेन उसका करता धरता कौन था, ये पूछ रहा है। तो फेडरिक टेलर थे, एल्टन मेयो थे, फ्रूड थे या फिर हेनरी मिंट्सबर्ग थे। तो आई होप यू हैव गिवन द आंसर। ये राइट ऑप्शन क्या होगा? एल्टन मेयो। इसके बारे में हम क्रक्स जान लेते हैं, एल्टन मायो ने क्या क्या किया था, क्या ये एक्चुअली था हाउथ्रोन स्टडी। देखिए, जो एल्टन मायो था, एक ग्रुप था उनका, सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनका पूरा ग्रुप था। उन्होंने कंडक्ट की थी स्टडी, हाउथ्रोन स्टडी के नाम से, किसके अंदर? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, एक कंपनी थी शिकागो में, उसके अंदर, ठीक है। ये जो थी, ये जो स्टडी चली थी, ये कोई 1-2 साल या 6 महीने की नहीं थी। ये 1924 से 1932 तक चली थी, मतलब काफ़ी ईयर्स तक चली थी ये। तो हम कह सकते हैं कम से कम 8 साल तक की स्टडी थी, और उसके बेसिस पे इन्होंने जो रिसर्च की थी वो पूरे वर्ल्ड को दिखाए थे, ठीक है। तो उनका एम क्या था एक्चुअली, जो उन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी, तो उनका एम क्या था कि रिलेशनशिप जानना किसके बीच में? फिजिकल फैक्टर्स, जो भी जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर जितने भी फिजिकल प्रोडक्शन आते हैं उसके अंदर, और प्रोडक्शन के अंदर उनके क्या रिलेशनशिप को जानना था। लेकिन उन्होंने एक्चुअली 8 साल बाद जो स्टडी उनकी निकली, वो किसके ऊपर निकली? वो बता रहा है कि उन्होंने स्टडी जो की, उन्होंने जो एक्चुअली जो मेन पॉइंट निकाले, वो निकाले ह्यूमन सोशल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। वो फिजिकल फैक्टर को लेकर चले थे, लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ एक प्रोडक्शन के अंदर फिजिकल फैक्टर इतने मायने नहीं रखते जितने ह्यूमन सोशल फैक्टर्स रखते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है तो उनके ह्यूमन रिलेशन अच्छे होने चाहिए, सो दैट उनकी एफिशिएंटली वो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही कह रहा है कि आज भी इनकी फाइंडिंग है वो काम की है, और लोग उसको यूज़ करते हैं इन फाइंडिंग्स को, ठीक है। इसको मतलब जब भी अपने प्रोडक्शन करते हैं या उन वर्क स्टेशन पे, उनको कंसीडर करते हैं उनकी फाइंडिंग्स को। तो ये 4 पार्ट्स में हाउथ्रोन स्टडीज़ हुई थी, इनको देख लेते हैं। एक तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था 1924 से 27 में, ये आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से एक कट कर देंगे और कोई और डाल देंगे, तो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इनमें से उसकी कौन सी स्टडी नहीं थी। तो ये याद कर लीजिएगा। जैसे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, रिले असेंबली टेस्ट रूम किया था, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम किया था, और बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट किया था। जो पिछले जितने भी मेरी प्लेलिस्ट आई है, उनके अंदर जहाँ पर भी ये आए हैं, मैंने उनको पूरे अच्छे से डिटेल में समझाया है इस क्वेश्चन को, और ये कैसे कैसे हुआ था ये भी बताया है। तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे MCQs मैंने डाल रखे हैं जितने प्रीवियस ईयर के हैं, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये 4 स्टडीज़ की थी जो 1924 से स्टार्ट होकर 1932 तक हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, द इमेज बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन इन टाइप ऑफ द मार्केट। जब बात करते हैं इमेज बिल्डिंग की, ऐसी कौन सी मार्केट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इमेज बिल्डिंग का? क्या वो कॉम्पिटिशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, मोनोप्सोनी है? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली जो हमारी होती है ओलिगोपोली में, क्या होता है कि इसके अंदर फ्यू सेलर होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। दैट इज़ वाई उनको, क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं, लोग उनके लिए बहुत अच्छे से अवेयर रहते हैं, और वो हेट्रोजीनियस या फिर डिफ्रेंशिएट कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। तो वो जो हमारे जो कस्टमर है वो क्या है? रैशनल है, और रैशनल कस्टमर है तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, सो दैट उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इमेज को बिल्डिंग करनी पड़ती है, अपनी इमेज बिल्ड करनी पड़ती है। जैसे कि
आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर कोई गारमेंट इंडस्ट्री है या फिर जो फ़ोन की जो आपकी मोबाइल इंडस्ट्री है उसको ले लीजिए। उसके अंदर जैसे किसी का नाम लोगे, चाहे आप ओप्पो का नाम लो या फिर सैमसंग का नाम लेते हैं या फिर हम लोग एप्पल का नाम लेते हैं, उनका हमारे एकदम से जैसे ही नाम लेते हैं उसके इमेज जो हमारे अंदर ऑलरेडी है वो हमारे फिक्स है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनके। ये चाइना का है, ये भाई एप्पल अमेरिकन कंपनी है, इसकी ऐसे ऐसे फीचर्स है, ये महंगा है, ये सस्ता है, इसमें मतलब लोग स्टेटस के अकॉर्डिंग ये वाला लोग यूज़ करते हैं। मतलब ऑलरेडी हमारे अंदर उनकी इमेज बिल्डअप हो जाती है, मतलब बहुत अवेयर है हम उनको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली किसकी है? ये ओलिगोपोली की है। इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इसके अंदर होमोजेनियस हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे सोप है, सोप के अंदर हम देखते हैं हमारे लिरिल है, सिंथोल है, निरमा है, लाइफबॉय है। तो इस तरह की बहुत सारी, मतलब ऐसा तो नहीं कि हज़ारों में है, लेकिन कुछ हैं, सिलेक्टेड हैं, फ्यू सेलर्स हैं और नंबर ऑफ बायर्स हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसकी इमेज बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट किसके अंदर होता है? ओलिगोपोली में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे भी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। व्हेन द मार्केट इज रन बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म दैट आर टुगेदर कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर इज नोन एज। वो कह रहा है वो कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर होगा जो रन की जाती है किसके? स्मॉल नंबर ऑफ फर्म से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ओलिगोपोली की, जिसके अंदर बहुत, मतलब जो इंडस्ट्री होगी उसके अंदर कुछ ही, मतलब जैसे एक नेम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल इंडस्ट्री का नाम लिया, उसके अंदर ऐसा तो नहीं है हज़ारों हैं, कोई भी आ सकता है, कोई मैन्युफैक्चर कर सकता, सेल कर सकता, नहीं। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अच्छी कैपिटल लगती है, इमेज बिल्डिंग बनानी पड़ती है, अच्छा खासा पैसा लगता है। तो उनके लिए एक फर्म को एंट्री करना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है मोबाइल बनाना, शो बनाना। तो उसके लिए क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, और कहते हैं तो फर्म होती है टुगेदर कंट्रोल द मेजोरिटी ऑफ द मार्केट, और इस मार्केट को कंट्रोल वो मेजोरिटी ही करती है। जैसे कि हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, रिलायंस, जियो है रिलायंस का, इसके अलावा हमारा एयरटेल है, जो कि मतलब मिनिमम कुछ ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे कह सकते हैं यहाँ पे ओलिगोपोली है। ठीक है, तो किसमें कहेंगे हम लोग, क्या वो एलिगोपोली है, ड्यूओपोली है, ओलिगोप्सोनी है या परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है आपका? परफेक्ट कंपटीशन में आपके नंबर ऑफ सेलर होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और पूरी तरह से यहाँ पे कंपटीशन होता है, ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था, वो किस में था? ओलिगोपोली में। अब ड्यूओपोली क्या होता है? ड्यूओपोली जैसे कि केवल आपके कॉम्पिटिटर, जैसे कोई भी है, मतलब उस इंडस्ट्री में केवल एक या दो, मतलब दो या तीन, मैक्सिमम 2 से 3 ही आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ड्यूओपोली की कौन सी होंगे? जैसे कोका कोला और पेप्सिको, इन्हीं की जितनी थम्स अप है, कोक है, इन्हीं के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, मतलब 2 ही कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पर। तो इस तरह का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, केवल 2 ही फर्म होती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो उसको पूरी तरह से चला रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ड्यूओपोली। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ओलिगोपोली का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था वो कब आया था फोर्स में? तो माय डियर, इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा, इस एक्ट को भी रैंडमली आपने यूज़ किया होगा। तो आई होप यू हैव गिवन द आंसर। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा आंसर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपना स्कोर ज़रूर बता के जाइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप सीरियस हो, आप सच में ही प्रिपरेशन करने लग रहे हो। तो मुझे भी अच्छे से अच्छे, मतलब MCQs लाने की मोटिवेशन रहता है कि मैं अच्छी और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको आपके साथ और ज़्यादा डिस्कस करूँ। और साथ में माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को भी, जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप बुक्स ले आते हैं, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती है जो आपको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है सब मैंने डाल दिए हैं अब। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हमने रैंडमली इसको यूज़ किया है, जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कब आया था फोर्स में? 1 अप्रैल 1961 में। अगर आपको इसके बारे में कम नॉलेज थी या भूल गए थे तो इस पर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है 6th। द फॉलोइंग आर द इंटेंजिबल सोर्स। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल सोर्स है? देखो, इंफॉर्मेशन, टाइम, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। इन्फॉर्मेशन, टाइम, टेक्नोलॉजी की एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे सर्विसेज दे रखी है, यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं, सर्विसेज का नाम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी
ये कौन से होते हैं, किस तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटेंजिबल हो सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं हम लेकिन छू नहीं सकते। जैसे एक हमने आपके सामने कप रखा है तो उसको आप छू सकते हो, एक पेन रखा है, पेन को, एक बुक को आप छू सकते हो लेकिन टच कर सकते हो, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इंटेंजिबल सोर्स होते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। आप बैंक में जाते हो, बैंक की सर्विस लेते हो, आप ऐसे थोड़ी ना कि बैंक में जाके बैंक को अपने घर ले आए, लेकिन अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, चाहे या जैसे कि मान लीजिए आप टमाटो ही खरीदने चले गए मंडी में और आपने 1 किलो टमाटर अपने घर ले आते हो, तो वो तो गुड्स हो गए, वो क्या है, टेंजिबल है, उनको आप टच कर सकते हो। इंटेंजिबल कौन से हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आपने सर्विस ली, ट्रीटमेंट हुआ, आप और वापस घर आ गए, ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल को या डॉक्टर को अपने घर ले आए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। जो इंटेंजिबल सोर्स ये सभी हैं हमारे, इन्फॉर्मेशन भी है, टाइम भी है और टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर को फील कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डील्स विद द डेप्रिसिएशन। जो हमारा एक तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो किस में डील करता है, अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन को डील करता है। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग एंड अप्लाइज टू ऑल द डेप्रिशिएबल असेट्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी डेप्रिशिएबल असेट्स आती हैं उन सबको ये इंक्लूड करता है, लेकिन किसको इंक्लूड नहीं करता ये पूछ रहा है आपके सामने। तो देखिए, फॉरेस्ट, प्लांटेशन एंड द सिमिलर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, या बी में वेस्टिंग एसेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी कह रहा है गुडविल एंड लाइफ स्टॉक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो माय डिफरेंस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है इन सबको ही अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो ये हमारे हैं ये अकाउंटिंग 6 में मेंशन्ड नहीं है, तो ये इनको इंक्लूड नहीं करता, इनके अंदर डील नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीऑर्डर पॉइंट टेल्स। जो हमारा रीऑर्डर पॉइंट है वो क्या बताता है, रीऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है, रीऑर्डर का कोई माल मंगवाना है आपको, आप स्टॉक रख रखा है, आप उसको लगा रहे हो सकता है आपने रीसेल के लिए है या हो सकता है प्रोडक्शन के लिए आपने रॉ मटेरियल लेकर आए। तो रीऑर्डर का मतलब आपके पास माल खत्म होने वाला है प्रोडक्शन के लिए और आपको दोबारा से मंगवाना है। तो एक जो प्रोड्यूसर पहले से ही अपना टाइम एक पॉइंट देख लेता है कि भाई अगर इतना ख़त्म हो गया तो उससे पहले हमारे पास माल आ जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो हम अगर माल टाइम पर मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो हमारे कॉम्पिटिटर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, रीऑर्डर पॉइंट क्या बताता है, व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर एंड व्हेन द ऑर्डर विल रीच। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो रीऑर्डर पॉइंट है ये सब कुछ बताता है कि कब आपको ऑर्डर करना है, कितना आपको ऑर्डर करना है और कहाँ से ऑर्डर करना है। तो एक बार इसके क्रक्स देख लीजिएगा। रीऑर्डर पॉइंट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द सेफ्टी स्टॉक मैट्रिक। एक मैट्रिक बना लेता है कि अगर इस लेवल तक हमारे पास माल है तो ठीक है, इससे नीचे जैसे ही आएगा, इस पॉइंट तक आ गया तो हम क्या करेंगे, रीऑर्डर कर देंगे, ठीक है। इट टेल्स द बिजनेस एट व्हाट पॉइंट एट इट इज़ टाइम टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर टू रीस्टॉक इन्वेंट्री। हमें ये वो पॉइंट बताता है किस टाइम के ऊपर हमें अपनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक करना है। तो इसके देखिए फॉर्मूला दे रखा है, रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम, मतलब टाइम इनटू एवरेज डेली यूज, एवरेज डेली में कितनी यूज़ होती है वो, प्लस में सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी सेफ में स्टॉक रखा है वो। तो ये क्या आ जाता है अपना रीऑर्डर पॉइंट आ जाता है। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ इस तरह से देखते हुए हमें पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए 9th पे चलते हैं, जो है 9th है हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज नोन एज। आकस्मिक देयता के कारण दिखाया गया है। क्या क्या रीज़न होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाई जाती, क्यों दिखाई जाती है ये पूछ रहा है। कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ द मटेरियलिटी, या फिर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो माय डिफरेंस, जो हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऐसी होती है जो एक्चुअली में हुई नहीं है, लेकिन हमें डर है कि इस तरह का हम खर्चा या एक्सपेंडिचर या ऐसी लायबिलिटी है ये जो हम आने वाले फ्यूचर में कभी भी हो सकता है एकदम से हमारे ऊपर आ जाए और हमें पे करनी पड़ सकती है, ये लायबिलिटी बन सकती है। तो उसको क्या कहते हैं,
कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो किस में दिखाई जाती, क्यों दिखाई जाती है एक्चुअली, हम इसको दिखाते हैं जो हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड के फुट नोट में इसको मेंशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपने जो बिजनेस है उसका पोजीशन हमें बताना है कि उसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो उसके अंदर फुल डिस्क्लोजर हमारा जो होता है कन्वेंशन का, कि हमें अपना फुल डिस्क्लोज करके चलना है अपने इन्वेस्टर्स के, जो हमारे अदर पार्टीज इंटरेस्टेड हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनको हम डिस्क्लोज करके चलें कि आने वाले टाइम में हम इस तरह की लायबिलिटी भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर में। एक बार हम इसको यहाँ पे क्रक्स को देख लेते हैं, ये क्या क्या होते हैं कन्वेंशन, कौन कौन से तक अकाउंटिंग में। एक तो होते हैं काउंटिंग ऑफ द डिस्क्लोजर, अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन इज क्लियरली डिस्क्लोज टू द यूजर्स। इसमें कह रहा है कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो अदर पार्टीज हैं उनके लिए, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ द कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें कहता है जो आप एक बार रूल मेथड्स जो यूज़ कर लेते हो अकाउंटिंग में, जो मेथड्स यूज़ एक बार कर ले, कंसिस्टेंटली आपको अदर्स जो अपकमिंग ईयर्स होंगे उनके अंदर भी सेम प्रोसीजर सेम मेथड्स आपको यूज़ करने होंगे। ऐसा नहीं कि इस साल आपने कुछ और मेथड्स यूज़ किए थे अकाउंटिंग बनाने के लिए और नेक्स्ट ईयर कुछ और कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म हमारा क्या कहता है, एनी बिजनेस वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन शुड एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये हमारा जो कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं कि जो बिजनेस है उसको अपने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को, उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम नेक्स्ट ईयर हमें इस तरह का प्रॉफिट हो सकता है कहीं से भी XYZ, तो वहाँ से उनको लगता है कि होगा, और हो सकता है उनको 99% लगता है कि होगा, लेकिन फिर भी उसको रिकॉर्ड नहीं करके चलेंगे, उसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर में या अगले नेक्स्ट ईयर में या 2 साल बाद हमें इस तरह का नुकसान हो सकता है, तो वो उसको क्या करेंगे, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके चलेंगे अपनी, ठीक है। तो एंटिसिपेट कर लेंगे कि इस तरह की हमें पॉसिबल लॉस हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा कहता है हमारा कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म। और माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा हो नहीं सकता किसी टीचिंग एग्जाम में ये पूछे ना जाए। और TGT के अंदर तो ऐसा है कि जो अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे MCQs आपको देखने को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक पूछना एक एग्जामिनर का फेवरेट ये ट्रेंड में है कि उनके बेसिक्स पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनमें से निकलते हैं और ये आपको क्लियर होने चाहिए आपके। तो आप बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी का मतलब है कि जो छोटी डेली में जो होती हैं खर्चे होते हैं, वो जो मटीरियल एक्चुअली में इतना मैटर नहीं करते बिजनेस के लिए, या उनके होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजनेस का, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे कि उन्होंने कोई पेन खरीदा या कोई आ गया, चाय पानी पे कोई खर्चा हुआ, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्ड किसको करना है, जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक्चुअली में मैटर करती हैं बिजनेस की पोजीशन के लिए, तो उनको वो क्या करेगा, बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हमें शो करना पड़ेगा लायबिलिटी और बैलेंस शीट के फुट नोट में, ठीक है। चलिए 10th है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर। जो मार्केटिंग मिक्स है हमारी, उसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मार्केटिंग मिक्स होता है आपको पता होगा, किसने, मैकार्थी ने दिए थे। इसके 4 P's नाम से जाना जाता है इसको। इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्या क्या, प्रोडक्ट एक हमारा, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। हमारे 4 P's है, मैकार्थी ने दिए थे, और मार्केटिंग मिक्स के ये कंपोनेंट्स है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उसके अंदर उसका एक एफिलिएट्स है, उसको इनमें से वो कौन सा है जिसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा डिफरेंस क्या हो, IMF है, ID है, IFC है या SLA है। IMF को पता होगा, IMF क्या है हमारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस बनाने के लिए
वो क्या करता है, हेल्प करता है जितनी भी उसकी मेंबर्स कंट्री है उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आईडीए। आईडीए क्या है हमारा? आईडीए हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसकी सॉफ्ट विंडो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये या तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको क्या देता है, लोन देता है, या बिल्कुल ही सॉफ्ट टर्म्स पे देता है, या बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री है, बांग्लादेश जैसी कंट्री है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनकी डेवलपमेंट के लिए वो क्या देगा, लोन देगा, और उनसे इवन पैसे भी नहीं देता और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा आईडी है वो क्या माना जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो मानी जाती है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्चुअली है क्या, ये इंटरनेशनल बैंक होता है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है जितनी भी वर्ल्ड के अंदर, उनके डेवलपमेंट के लिए ये असिस्टेंस इसकी फाइनेंशियल टेक्निकल दोनों ही देता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि इसका ब्रिज, रोड और स्कूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इनके भी कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं, उनको फुलफिल, ऐसा थोड़ी ना कि भाई कोई कंट्री जाएगी मांगेगी भाई मैं स्कूल और ब्रिज बनाना है या रोड्स बनाने, और जैसे पाकिस्तान जैसे कहेंगे आतंकवादियों के लिए उनके लिए पैसे वो निकाल दे, मतलब उनको दे दे पैसे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ल्ड बैंक है उनकी टर्म्स और कंडीशन को उनको पूरा करना होता है तभी वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अब हमारे बैंक में ही है, कुछ लोग हाउस लोन ले देते हैं तो उनको शो करना पड़ता है एक्चुअल में जो लोन लिया था वो हाउस के लिए ही लिया था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब गाड़ी खरीद ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है, रॉबर्ट बी जोलिक हैं। मेंबर इसके हैं कंट्रीज 185, और इसके एफिलिएट्स हैं मीगा, ICSID और IFC। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। इसके बाद मोर देन 100 कंट्रीज की इसके अंदर स्टाफ हैं, मतलब कम से कम 10,000 इसके क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्टाफ है इसका। इसके बाद करते एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 जुलाई 1944 में। तो इसके अंदर क्या क्या एफिलिएट है, कौन कौन से अदर इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे एफिलिएटेड है। एक्चुअली ये 5 है। एक तो हमारा IBRD, देखो जो IBRD है और ID है यही हमारे क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं, IBRD, प्रोवाइड कराता है लोन, क्रेडिट एंड ग्रांट्स। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो हम सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, प्रोवाइड करता है लो और नो इंटरेस्ट लोन टू लो इनकम कंट्रीज। समझ गए आप, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, सॉफ्ट लोन विंडो कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं IFC क्या कराता है, ये लोन तो देता है लेकिन इसकी कुछ टर्म्स होती है, इंटरेस्ट होता है, ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा देता है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज और असेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड द गवर्नमेंट को भी देता है लेकिन साथ में कंपनीज को भी देता है, ठीक है। और जो हमारा ID है वो केवल कंट्रीज को देता है, ये प्राइवेट सेक्टर को भी दे देता है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जो हमारी मीगा है वो क्या है, इंश्योरेंस लेंडर है। यहाँ पे तो लोन दे रहा है, ये यहाँ पे इंश्योरेंस देता है, इन्वेस्ट अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये किस में है, ICSID, ये सेटलमेंट करता है जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं उनका, ठीक है। तो इस तरह से 5 का कॉम्बिनेशन बन के हमारा वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। नाउ द क्वेश्चन 12, स्केलर प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज दैट, जो हमारा स्केलर प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था। तो जो हेनरी फ्यूल ने स्केलर प्रिंसिपल दिया था वो क्या बताता है कि ऑल सबऑर्डिनेट्स हैव ओनली 1 सुपरवाइजर, जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका केवल एक सुपरवाइजर होगा, ऐसा बोलता है। या फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी इज डिफाइंड क्लियरली, या फिर कहता है कि जो हमारी अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। या फिर कहता है C, मैनेजर कैन डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ द पर्सन, या फिर वो केवल ये कहता है कि जो मैनेजर होगा कुछ लोगों को ही, कुछ पर्सन को ही सुपरवाइज करेगा। या फिर D कह रहा है सबऑर्डिनेट्स नीड नॉट नेसेसरली हैव अ सुपरवाइजर, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। तो हमारे जो हमारा स्केलर प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हेनरी फ्यूल ने कहा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाना है, इफेक्टिवली चलाना है, तो जितनी भी उसकी हायरार्की होती है, जो स्ट्रक्चर उनकी अथॉरिटी होती है, वो एकदम से क्लियरली होनी चाहिए कि कौन किसको कैसे रूल्स, किस तरह के रूल्स होंगे, किस तरह से फंक्शन करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे कम्युनिकेशन है फ्लो होगा, तो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये किसने बोला, हेनरी फ्यूल ने अपने स्केलर प्रिंसिपल में दिया था।
तो इसमें देख लेते क्लियरली द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट इन एन एंटरप्राइज टू एवरी सबऑर्डिनेट पोजीशन द मोर इफेक्टिव विल बी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन। कह रहे जितनी क्लियर डिफाइंड उनके अंदर हिरार्की होगी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का हिरार्की ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उतने ही वेल डिफाइंड वो क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट भी कर पाएंगे, साथ में डिसीजन मेकिंग भी कर पाएंगे और कम्युनिकेशन भी सही तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, इफेक्टिव काम करेगा इससे। तो जो हमारी है उसने किसने बताई थी, एक हिरार्की होनी चाहिए सभी के बीच में, सबको पता होना चाहिए कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे कम्युनिकेशन फ्लो करेगा और किसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो ये किसमें बताया गया, स्केलर प्रिंसिपल में बताया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अब 13। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसको देख लेते हैं। आ स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड एज, जो स्ट्रेटेजी होती है उसको क्या कहते हैं, आप प्लान डिज़ाइन टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या स्ट्रेटजी उसको कहेंगे कि वो एक तरह से डिजाइंड प्लान होता है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए, या फिर स्पेसिफिक होता है, नैरो प्लान डिजाइन होता है टू अचीव टैक्टिकल प्लानिंग, या फिर सी डिजाइन टू द एंड ऑफ टैक्टिकल प्लानिंग, या नन ऑफ दिस। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी आंसर क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क रहा। आज के 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।